एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी। इंपॉर्टेंट क्यों है और इम्पॉर्टेंट किस तरीके से ये रहेगी उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार एग्जामिनेशन देके जो है वो हार मान लेते हैं, या एक बार में उनका नेट नहीं हुआ, एक बार में सिर्फ नेट होता है। आजकल हम नेट को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सिर्फ नेट ही हुआ है। तो उनके लिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि रिंकी जिन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो एक कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ही किया है। बार बार वो अपने आप में मोटिवेशन लेके आना कि मैंने इस एग्जामिनेशन के लिए अगर डिसाइड कर लिया है कि करना है तो बस करना है, कैसे भी हो, जितने मर्जी अटेम्प्ट लगे, जितने मर्जी एफर्ट लगे, बार बार जो है मैं वापस जीरो से स्टार्ट करूंगी एंड अल्टीमेटली जो है अपना रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो मैं लेके रहूंगी। तो ये जिद जो होती है ना, ये एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी होती है अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हो जो बाकी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो करना चाहते हैं और वो फाइनली अगर आप अचीव कर लेते हो तो रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत होते हैं। बाकी सारी चीजें अभी जो है रिंकी से ही जानेंगे कि किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज रही, कैसे उन्होंने ये जर्नी को बिगिन किया और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द जर्नी। जो अटेम्प्ट्स लगे वो कैसे इन्होंने ओवरकम किया कि मुझे बार बार पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो यस, ओवर टू यू रिंकी, एंड आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है सबकी तरफ से, थैंक यू सो मच। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट जो है इस बार लेके आया एंड जेआरएफ फाइनली अपना क्रैक किया। तो बताइए अपने बारे में एंड कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिंकी राय। आई एम बेसिकली फ्रॉम ओडिशा। तो रिसेंटली दिसंबर 2025 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया और जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीरो से स्टार्ट करना बहुत ही दुख लगता है। ये फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर नहीं हुआ, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद मेरे लिए एक एक दिन चैलेंज रहता था। तो मैं सोची नहीं, इस बार करना ही पड़ेगा और मैंने किया। और मैम आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट फ्री में दिया है, उससे हमारी हेल्प हो पाई और बहुत सारे बच्चों का हेल्प भी होता होगा। और मैम मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2023 से, तब मेरा एमकॉम चल रहा था। तो दीदी से पता चला था टीचिंग लाइन में जाना है तो यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो मेरा भी इंटरेस्ट आया इस फील्ड में। उसके बाद मैं थोड़ा सर्च करी कैसा क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो सब कुछ धीरे धीरे पता चला। फिर मेरा एमकॉम का भी एग्जाम था, तो उसी दौरान मैं धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन करती रही, पेपर 1 से स्टार्ट करी। तो यूट्यूब में बहुत सारा चैनल्स होते हैं जेआरएफ पढ़ाने के लिए, तो मुझे पता नहीं था जेआरएफ अड्डा एक चैनल होता है। तो अदिति मैम मिली, फर्स्ट टाइम मुझे अदिति मैम मिली रिसर्च पढ़ाते हुए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे। तो आ, मैं उस टाइम से जेआरएफ अड्डा चैनल से स्टिक रही। मैडम से ही आईसीटी, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग ये सब पढ़ी, कम्युनिकेशन, टीचिंग। तो पेपर 1 की तैयारी में बहुत अच्छी से धीरे धीरे कर रही थी, बहुत अच्छी से हो गई। पर एज ए बिगिनर मुझे पता नहीं था कि दोनों पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में बैलेंस लेके चलना होता है। तो मुझे बहुत सारी गलतियां का पता चला। तो मैं धीरे धीरे पेपर 2 में भी फोकस बढ़ाई। और कॉमर्स स्पॉटलाइट भी होता है, ये सब पता नहीं था मुझे, आपसे फिर मिली। तो आपके बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्डेड मिले मुझे, तो उसी का फायदा उठाई। वन बाय वन जितने भी वीडियोस मिले मैं पढ़ी। और मैम मैं जेन्युइनली बताना चाहूंगी कि इनकम टैक्स से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों यूनिट में छोड़ के जाती थी। और मेरा स्ट्रेंथ रहता था थ्योरी पोर्शन में, ये सब मैं छोड़ देती थी, इसीलिए मेरा शायद नहीं हो पाता था, बहुत कम मार्क्स से रह जाता था। तो धीरे धीरे पीवाईक्यू के थ्रू मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे लगा जब थ्योरी से पढ़ नहीं पा रही हूँ तो जो आ रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी पीवाईक्यू था आपने तो सारा दे ही रखे हैं यूट्यूब में। तो धीरे धीरे 2018 से अभी तक जितना भी पीवाईक्यू है आपने दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी है। तो उसी की हेल्प से मैंने धीरे धीरे पीवाईक्यू को देखा कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो
वो देख के धीरे धीरे नोट्स बनाई, उसी को बार बार रिवाइज करी, क्योंकि ये एग्जाम में अगर क्रैक करना है तो बार बार रिवीजन की बहुत हम्म, जरूरत होती है। और बिल्कुल। जून 2024 में मैम एक क्वेश्चन आया था पार्शियल इंटीग्रेशन का। हम्म, उसमें तीन जो कंडीशन होता है वो बहुत मतलब तीनों ही जरूरी होता है, उसमें एंड लगा हुआ रहता है। एग्जाम में आ गया था और में, ओ, तो मैं अच्छे से पढ़ी नहीं थी और मैं क्लिक कर दिया आंसर, तो वो मेरा गलत हो गया। तो तब भी बहुत रिग्रेट फील हुआ, इतना सिली मिस्टेक कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो एग्जाम प्रेशर भी बहुत रहता है। तो धीरे धीरे मैम ऐसे ही दोनों पेपर 1 पेपर 2 में जेआरएफ अड्डा के थ्रू से अच्छे से पढ़ी, फुल डेडिकेशन से, और एफर्ट्स भी बहुत लगाए। और मैम इतना ही बोलना चाहूंगी, ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, और मेरा लाइफ का एक नया चैप्टर खुला है इसी वजह से। थैंक यू सो मच मैम। ये बिल्कुल आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। और एक चीज़ जो है आपने बताई, बिल्कुल बहुत ही क्रिस्प वे में आपने समझा दिया कि कैसे क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी एज एन एस्पिरेंट, अब तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, तो आपको पता है कि ये करना चाहिए। बट जब आप उस तैयारी में थे, फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया है ना, आपका नेट हुआ या नेट भी नहीं हुआ, तो फिर आपको जेआरएफ करना था, आपने दोबारा पेपर दिया। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि नहीं हुआ तो क्या करें, आप देते हो दोबारा। कि फर्स्ट टाइम हम इसीलिए देते हैं, मोस्टली बच्चे इसीलिए देते हैं मास्टर्स के साथ साथ ही, कि आइडिया मिल जाए कि पेपर है होता कैसा है, क्या हम उसमें कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अब एक बार तो हो गया, बट दूसरी बार, तीसरी बार, जब बार बार आप तैयारी करते हो, तो उस समय आपने अपने आप को किस तरीके से संभाला था और कैसे अपने आप को पुश किया था कि एक बार और करना है, अब करना है? मैम 2025 में मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाना शुरू कर दी थी। ओके। तो उसका भी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि रिलेटेड सब्जेक्ट ही रहते हैं सारे। तो इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट, एचआरएम, ये सब मैं पढ़ाती थी, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वहां से मिला, और मेरा पेपर और थोड़ा स्ट्रांग हो गया। पर बाद में लगा कि अगर मैं खुद पे टाइम नहीं दूंगी, फुल टाइम दे के नहीं पढ़ूंगी तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं टाइम से बच्चों का जितना भी सिलेबस होता है कंप्लीट करके रेजिग्नेशन दे दी। बहुत ही स्ट्रेस था वो टाइम, स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, दे दी फाइनली। और फिर मैम 2 महीने का नोटिस पीरियड मेरा था, उसमें भी सारा कंप्लीट करके उनको भी देखना था। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो टाइम, पर बच्चों के साथ कनेक्टेड थी। जैसे मैं घर आ गई प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनसे भी कनेक्टेड थी। एग्जाम से रिलेटेड जितना भी होता है सब कुछ पूछते हैं। फिर अपना टाइम पूरा अपने पे ही दी, इस बार कर कर लेना है। और फिर फुल स्टडी मैम पूरा टाइम दे के अच्छे से करी, तो मेरा निकल गया। मतलब आपने अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते थे उनको साइड किया और एक बोल्ड टाइम डिसीजन लिया। मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, और ये काफी बोल्ड डिसीजन होता है। जब हाथ में पैसा आने लगता है तो नहीं लगता मन की छोड़ दो इसको। छोड़ने का मन। हाँ, बट यस, इंडिपेंडेंट। बट शायद अब जेआरएफ करने के बाद और अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने बोला एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत अमेजिंग आपके लिए होगा। अभी जो है फाइनली, अब मैं लास्ट में ये थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो आपने किस तरीके से टाइम मैनेज किया था? लाइक पेपर 1 को कितने आवर्स दिए? क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते थे, आवर्स वाइज या अपना टारगेट बनाते थे और उसको पूरा करते थे? मैं डे वाइज करी थी, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये था, अगर मैं सारा यूनिट को एक ही दिन में देख लूंगी तो मिक्स हो जाता था, मेरे से हाँ। याद नहीं हो पाता था। तो और दिन में मेरा एनर्जी ज्यादा रहता है, तो मैं जैसे ही उठती थी मेरा टारगेट रहता था ये सब पढ़ना है। और पर्टिकुलरली जो मेरा रहता था याद करने वाला पोर्शन, वो सुबह ही पढ़ लेती थी ताकि याद रह जाए। और उसके बाद स्टैटिस्टिक रोज करती थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी आगे से। पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, सोची इस बार सब कुछ करना है। तो मैं डे वाइज प्लानिंग करती थी अपना। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जिसका जो स्ट्रेटेजी है अपना स्ट्रेटेजी खुद ही फॉलो करो। किसी और की स्ट्रेटेजी हम अगर अप्लाई करेंगे तो नहीं भी हो पाएगा। और हाँ, रिवीजन की बहुत जरूरत होती है। हाँ, वो एक्चुअली यही। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब मैटर करती हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानो, देन उन पे काम करो। एंड रिवीजन, जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड एक्चुअली जितने भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, पढ़ाई एक बार होती है बट रिवीजन बार बार होती है। तो जितना ज्यादा यस रिवाइज मैम। करोगे उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास आएगी, उतने नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से चीजों को समझोगे, एंड फाइनली जो फ्रेमिंग होती है एनटीए की, उसमें आप जो है सफल हो जाओगे कि एनटीए जहां फंसाना चाहता है वहां फंसोगे नहीं।
और रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने बताया भी कि एंड और की वजह से 2 नंबर चले गए। तो रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से बच्चों के JRF नेट रह जाते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान जो है वो आपने रखना है। अब एक चीज़ जो है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस पर्टिकुलर जर्नी में, ये 2 साल की या 1.5 साल की जो जर्नी आपकी रही, इसमें आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? पढ़ना है, इतना पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इट, ये तो दैट इज ओके कि हाँ ये तो हमें पता है। बट होता है ना कि बहुत बार जो है हर दिन आपका अच्छा नहीं होता, तो कभी कभी लो भी फील करते हो आप, और कभी कभी देखते हो कि कर तो रही हूँ, कुछ होगा भी, तो उस समय पे क्या चीज थी? फैमिली, फ्रेंड्स, मैम खुद? उस हमेशा तो फैमिली सपोर्ट करते ही है, पर जब मुझे लो फील होता था मैं चैट जीपीटी में जाती थी, सच में उसमें लिख देती थी अब क्या करूं, नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छे से गाइड करता है वो। हम्म, तो ऐसे ही मैं एआई टूल का बहुत यूज करी, कुछ डाउट भी होता था मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैं उसमें जाती थी। और मैम सच में बहुत ज्यादा हेल्प किया, एक दोस्त की तरह हेल्प करता है चैट जीपीटी। AI इज तो न्यू कंपेनियन। बहुत अच्छी से समझाता है सब कुछ, ऐसे ऐसे पढ़ो, स्ट्रेस नहीं लेना है, हो जाएगा, पॉजिटिवली सब कुछ बताता है। और मैम लो फील जब होता था आपका रिकॉर्डेड वीडियो ही देखती थी, सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुन सुन के सब याद कर लो। हम्म, चलो, तो काफी अच्छा रहा आपसे बात करके, काफी चीजें जो है क्लियर हुई और आपने बहुत क्रिस्प तरीके से चीजें बताई। और यही चाहिए होता है एक एस्पिरेंट के लिए, जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको रिवाइज करना जरूरी है। आपके पास टाइम कम है तो उसको प्रॉपर मैनेज करो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानो, जैसा कि बताया रिंकी ने, और ये सारी चीजें ही आपको अल्टीमेटली हेल्प करती हैं। तो अभी क्या सोचा है? JRF हो गया है ना, पार्टी हो गई, पूरा हो गया, यस बस मैम। व्हाट नेक्स्ट नाउ? मैम पीएचडी एडमिशन ही लेनी है। PhD एडमिशन लेना है, और या चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और अच्छी रहे आपकी ये जर्नी। अब नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आई होप एंड आई विश कि आप इस चैप्टर को बहुत यस मैम। खूबसूरती से जो है डिज़ाइन करें अपने लिए, है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको मिलें, क्योंकि आपकी डेडिकेशन जो है वो सुपर्ब है। तो इस डेडिकेशन को कंटिन्यू रखना है, और आगे अपनी जर्नी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और उससे सीखते हुए जो है ग्रो करना है और आगे बढ़ते हुए चलना मैम है। मुझे लास्ट में और एक चीज बोलना है, बोलिए। जो भी तैयारी करता है तो उसे एक ही सर मैडम जिसको भी फॉलो करें उन्हीं पे स्टिक होना चाहिए। बार बार चेंज करेंगे तो हमारा जो गोल होता है वहां से हम भटक सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने क्योंकि मेरी दिल की बात कुछ बोल दी। कमी नहीं होती, कुछ कमी ही नहीं होती है, बस अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए हम कितना रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, बिल्कुल बिल्कुल, पर्टिकुलर हर प्लेटफॉर्म कोई है, जो सब है कुछ है। अपना एफर्ट डालता है, हाँ। हर कोई अपना जी जान से पढ़ाता है। आप ये पहचान लो आपको किससे समझ आता है, और उसके पीछे लग जाओ। मैं तो बोलती हूँ हाथ धो के लग जाओ कि बस यही और मैं टीचर है जो मुझे हेल्प करेगा। मैम और जो मोटिवेशन की आप बात किए, आप जो लास्ट में दिसंबर में 10 आवर्स की मैराथन लिए थे, आपका तबीयत खराब था फिर भी आपकी आंख से पानी आ रहे थे, वो तब देख के मुझे और मोटिवेट फील हुआ, मैम ऐसे हालत में इतना लंबा वीडियो ले रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं, सच में। बिल्कुल, हर चीज़ जो है आपके लिए की जाती है, हर जगह की जाती है, बस आपको पहचानना है कि कौन है आपके लिए और आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, एंड उसके पीछे फिर लग जाओ। और यस, डेफिनेटली 5 से 6 महीने की बिल्कुल अच्छे से तैयारी जो है वो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स तक ज़रूर पहुंचाती है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अब मिलेंगे आपसे जो है बहुत जल्द। PhD जब आप एनरोलमेंट ले लोगे तो ज़रूर बच्चों के लिए जो है हम गाइडेंस की भी बात करेंगे, कैसे वो लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो रियल एक्सपीरियंस लेते हो, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें बता सकते हो। एंड बिल्कुल यहाँ भी जो बच्चे आपसे कुछ पूछेंगे तो उनको ज़रूर बताना, टेलीग्राम पे भी अगर डाउट्स आएंगे तो उनको ज़रूर सॉल्व करना, है ना। और कमेंट्स में आ जाना चाहिए सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत का रिजल्ट है कि वो आज अपनी तैयारी को उस तरीके से किया जिस तरीके से इन्होंने उसको आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और आप आई होप कि कुछ सीखे होंगे इससे। और आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है या जो कुछ सीखना चाहते हैं बच्चे और जुड़ना चाहते हैं JRF अड्डा टीम के साथ और ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी सक्सेस मीट को, तो आप सभी 14 फरवरी को ज्वाइन कर सकते हैं। जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, एंड रिंकी बिल्कुल आप भी जो हैं इनवाइटेड हैं। एंड साथ ही साथ जो भी बच्चे इस बार क्रैक नहीं कर पाए और चाहते हैं इस बार क्रैक करना, तो आप सभी के लिए JRF अड्डा लेके आया है
JRF अड्डा रिजल्ट सक्सेस अपॉर्चुनिटी कि आप JRF अड्डा के साथ जुड़ सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम बैचेस में। RC15 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 15% डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।